आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आज से एक नई शुरुआत में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए यूपीपीसीएस के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा 1991 में जो पेपर हुआ था उसको। ठीक है, ये वाईसीटी यूथ कंपटीशन की किताब है, वाईसीटी पब्लिकेशन की। आप चाहे तो किताब को प्रिंट फॉर्म में ले सकते हैं, किताब बहुत अच्छी है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीसेट और जीएस दोनों के इसमें कवर हैं। अगर आप किताब खरीदते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास प्रिंट फॉर्म में सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। पहला टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। उसमें वैदिक सभ्यता से पहला सवाल आया हुआ है कि वर्ड सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रेंड्स, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जो किताब है इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बाइलिंगुअल हैं। तो कोई ये नहीं कहे कि हिंदी इंग्लिश का सर अलग अलग करा दीजिए, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों मैनेजेबल हैं, एक ही जगह दिया गया है, तो इसमें बहुत इशू नहीं आएगा आपके साथ। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन है आपका दिया गया इसमें मनुस्मृति, ऋग्वेद, भगवत गीता और मुंडकोपनिषद। सही ऑप्शन है आपका मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते जो है भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य भी है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक, तो जब बात आती है उपनिषद की, तो उपनिषद भारतीय जो दार्शनिक चिंतन है, फिलोसफिकल जो पूरी एक आधारशिला है भारत की, उसका एक आधारभूत ग्रंथ है। और वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें वेदांत भी बोलते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? फैक्ट आपको याद रखनी है, 108। ठीक है, 108। मुगल काल में जो दारा शिकोह था उसने सिर-ए-अकबर, महान रहस्य इसका नाम है, सिर-ए-अकबर, इन्हीं के नामों से उपनिषदों का किस में अनुवाद किया था? फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था। और बृहदारण्यक और छांदोग्य जो उपनिषद हैं वो सबसे प्राचीन उपनिषद है। यानी कि जब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की, वहाँ से हमने 4-5 फैक्ट हमने कलेक्ट किए इस पूरे एक्सप्लेनेशन से, तो जाहिर सी बात है कि आपका बहुत अधिक क्वेश्चंस तैयार होगा। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को, डिस्कशंस को पूरा देखना। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? ऑप्शंस है सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक और चार्वाक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट ब्रांच ऑफ इंडियन फिलोसफी? ठीक है, तो प्रारंभिक शाखा जो इनिशियल जो अर्लीस्ट ब्रांच है वो कौन है? सांख्य दर्शन है। इसके प्रतिपादक कौन थे? तो कपिल मुनि थे। ठीक है, तो सांख्य दर्शन कहता क्या है कि जितनी जो पूरा जगत है ना, उसका उत्पत्ति ईश्वर नहीं बल्कि प्रकृति से हुआ है। ठीक है, ये दर्शन जो पूरा सांख्य था क्या था? पहले भौतिकवादी था, बाद में आध्यात्म की ओर झुकाव इसका हो गया। ठीक है, तो अभी इस तरह से कुछ और जो दर्शन हैं उनके प्रतिपादक को बताया गया है कि मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। मैच द कॉलम में सवाल पूछा जा सकता है। वैशेषिक का कणाद, योग के पतंजलि, न्याय का गौतम, वेदांत यानी उत्तर मीमांसा का बादरायण। याद रखना है फ्रेंड्स दो चीज़ों को, यहाँ पे पूर्व मीमांसा जैमिनी है, उत्तर मीमांसा बादरायण है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात आती है कि बुद्ध के उपनिषद किससे संबंधित है? द बुद्ध टीचिंग्स आर रिलेटेड टू, 4 ऑप्शन दिया गया है। आत्मा संबंधी विवाद, सेल्फ रिलेटिंग डिस्प्यूट और ब्रह्मचर्य, रिलीजियस रिचुअल्स यानी धार्मिक कर्मकांड और आचरण की शुद्धता व पवित्रता। सही ऑप्शन आपका है आचरण की शुद्धता और पवित्रता के लिए। बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। जन्म कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था इनका। इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होती है? तो गया जिले में डिस्ट्रिक्ट में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बात आती है कि उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया? तो ऋषिपत्नम सारनाथ के मृगदाव में दिया था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो जो बुद्ध के उपदेश थे वही सवाल पूछा गया है, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सर्वाधिक जो उपदेश कहाँ पे दिए? तो श्रावस्ती कौशल में दिए थे। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म के अनुसार? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। 4 आपके ये आर्य सत्य हैं। बात आती है मौर्य और मौर्योत्तर काल में कौन सा ऐसा रूलर है जिसने मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे चाह दिया गया है हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसने जो है पहली बार आपका मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें इसी समय अगर आप देखो तो इसका पूरा जो साम्राज्य था उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर के दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक और पूर्व में मगध यानी कि जो आपका पूरा जो बिहार वाला एरिया, ठीक है, उससे लेकर पश्चिम में सोपारा और सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। ठीक है, तो ये बातें हैं।
5वां क्वेश्चन है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ, सन पूछा हुआ है, सीधे सीधे फैक्ट दिया गया है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे 78 AD। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो चीज़ समझना आप, कि जो मौर्योत्तर काल था, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, उसमें विदेशी आक्रमणकारी आए, उसमें कुषाण वंश सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पश्चिमी चीन का यूची कबीला है, यूची कबीला, उससे ये संबंधित था। इसको तोरावारी भी कहते हैं। ठीक है, इसका मूल स्थान कहाँ पे था, तो मिडिल एशिया में चीन के आसपास था। लेकिन इसका राज्याभिषेक जो कुषाण शासक कनिष्क था, इसका कब हुआ, 78 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और इसी वर्ष उसने एक संवत चलाया, उसको बोलते हैं शक संवत। भारत सरकार इसी को वर्तमान में प्रयोग करती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया। फ्रेंड्स, RO का पेपर अब इस बार आप दिए होंगे, बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, तो उसमें स्तूप के बारे में पूछा था, अमरावती का स्तूप, फैक्चुअल डेटा था। ऐसे ही सवाल पूछता है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो अभी आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी, आप देखना बहुत हैरान होगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, तो सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया, तो ऑप्शन में आपका सही आंसर है अशोक ने बनवाया। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, कलिंग पे शासन किसका था, तो नंदराज का शासक था। कलिंग की राजधानी कौन सी थी, धौली या तोशली थी। ठीक है, ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था अशोक। अब अशोक के देव शिव थे, लेकिन इसके बाद वो बौद्ध धर्म में आता है। ठीक है, बौद्ध भिक्षु मोगली पुत्तिश के प्रभाव में आया, और इसके बाद उसने सारनाथ, सांची, कौशाम्बी के लघु शिलालेख और स्तूपों का निर्माण किया। बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में उसने कार्य किया। अब बात आती है कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इतिहास में, 800 से 1200 ईसा पूर्व के बीच की स्थिति को बात करते हैं हम लोग। तो रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे, एक सवाल पूछा गया है इसमें। 4 ऑप्शन है, भक्ति से, द्वैतवाद से, विशिष्टाद्वैतवाद से और एकेश्वरवाद से। ये फ्रेंड्स अपने आप में एक हिस्ट्री के टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वाद है, एकेश्वरवाद, विशिष्टवाद, द्वैतवाद, कैसे इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आप समझो। बहुत सारे सवाल आपको आने वाले, जब जिससे सीरीज आगे बढ़ेगी, इसी टॉपिक से, इसी पॉइंट से कम हर साल अल्टरनेट ईयर पे एक सवाल पूछा गया है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, रामानुजाचार्य। इन्होंने 11वीं शताब्दी में वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ने का प्रारंभ किया। ठीक है, अब इसी दर्शन को क्या बोलते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद। याद रखना है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, रामानुजाचार्य। 11वीं शताब्दी में इन्होंने वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ा। ठीक है, अब इसी दर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद। इसीलिए ऑप्शन सही होगा कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं, तो आपका विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। ठीक है, अब बात आती है कि अन्य जो जैसे द्वैतवाद है उसके प्रवर्तक कौन है, माधवाचार्य। और अन्य प्रमुख मत कौन कौन से हैं, उनके प्रवर्तक की जब बात करते हैं हम लोग, शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य यानी विष्णु स्वामी। अद्वैतवाद के जो प्रतिपादक कौन है, तो शंकराचार्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वरकरी संप्रदाय के दो प्रतिपादक हैं तुकाराम, धरकरी के रामदास, सनक संप्रदाय के निम्बारकाचार्य हैं। ठीक है, खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया, तो याद रखना आपको, चंदेलों ने बनवाया था। खजुराहो के कंदारिया महादेव का निर्माण 9वीं सदी में और 10वीं सदी के बीच में चंदेल शासकों ने बनाया था। कौन, तो धंगदेव था चंदेल शासक। ठीक है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। एलोरा के जो विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, उसका निर्माण किसने किया था, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। चोलों का शासन जो राज्य था वो किस क्षेत्र में फैला था, चोल का, तो याद रखना आपका कोरोमंडल तट और दक्कन जो क्षेत्र है, दक्कन चार्जर्स पहले IPL की एक टीम थी, वो हट गई दक्कन के कुछ भाग में। ठीक है, तो इसकी बात यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कुछ फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स को आपको याद रखना है कि चोलों के संबंध में सबसे प्रथम जानकारी कहाँ होती है, पाणिनि के जो अष्टाध्यायी जो उन्होंने रचना की थी उसमें प्राप्त होती है। ठीक है, कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, तिरुचिरापल्ली, तंजौर तक इसका पूरा जो साम्राज्य था वो विस्तृत था। यहाँ पे पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी और टॉलमी का भी उल्लेख होगा, यहाँ पे ध्यान देना, इसमें भी इसका उल्लेख मिलता है चोलों का। ठीक है, पहली राजधानी इसकी क्या थी, उत्तरी मनलूर थी। सवाल अपने आप में एक बना हुआ है। फिर कालांतर में यानी बाद में उरेवुर और तंजावुर 2 राजधानियाँ किसकी बनी थी, चोलों की बनी थी। ठीक है, चोल राजवंश का प्रारंभिक इतिहास संगम युग से स्थापित होता है। चोल सत्ता का संस्थापक कौन था, विजयालय था।
विजयालय कौन था? पल्लव जो थे उनके सामंत था ये, ठीक है। अब विजयालय ने ही पांड्य शासकों से तंजौर को छीना और उरैयूर के स्थान पर तंजावुर को जो अपनी राजधानी बनाई थी और नरकेसरी की उपाधि ली थी। यानी किसने उपाधि ली थी? तो विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि ली थी। इस फैक्ट को भी आप पढ़ते जाओ साथ साथ, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो ऑप्शन है आपका मदुरई में, ठीक है। मदुरई में आपका क्या है? मीनाक्षी मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांड्य जो वंश थे उन्हीं के शासकों ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किया था। किस शैली में? तो द्रविड़ शैली में निर्माण किया था। मलिक कफूर ने 1310 में इस मंदिर को नष्ट कर दिया। मलिक कफूर, कमेंट करना किसके थ्रू, मतलब किसके जरिए वो किसके लिए वो युद्ध कर रहा था, ये आप कमेंट करना। मलिक कफूर, ठीक है, किसकी सेना में था। और याद रखना नागर शैली का जो मंदिर का निर्माण है कहाँ पे होता है? उत्तर भारत में, बेसर मध्य भारत में, और द्रविड़ जो था वो दक्षिण भारत में शैली थी मंदिर निर्माण की। और 11वां क्वेश्चन है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? मतलब कि जो विच साउथ इंडियन स्टेट हैज अ बेस्ट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन है चेर, चोल, चालुक्य और वातापी। तो ऑप्शन आपका आएगा चोल वंश। जो चोल वंश का जो शासक था परांतक प्रथम कालीन, जो उसके परांतक प्रथम के उसी समय का जो उत्तर मेरूर अभिलेख है उसी से चोलों का जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में जानकारी मिलती है। किस अभिलेख से? उत्तर मेरूर अभिलेख से। याद रखना है, उत्तर मेरूर अभिलेख, ठीक है। किसका है? परांतक प्रथम, चोल शासक है। जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, आप फ्रेंड्स देखना हिस्ट्री का जब सिलेबस देखोगे तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्पेसिफिकली कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल आएंगे। तो जितने शासक हैं, जो इतने साम्राज्य हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस हमें करना है, ठीक है। तो ग्राम प्रशासन में 2 प्रकार की संस्थाएं थी, एक थी उर, दूसरी थी सभा या महासभा। उर कौन थी? जो जनरल लोगों की, सामान्य लोगों की, जो आम लोगों की सभाएं थी, ठीक है। और जो सभा या महासभा थी वो कौन थी? अग्रणी लोगों की, ब्राह्मणों की बस्तियां थी, ठीक है। ये बात याद रखनी है। उर का जो कार्य समिति थी उसको हम लोग आलुंगड़म कहते थे, और जो ब्राह्मणों की बस्ती थी ऐसे गाँव को हम लोग ब्रह्मादेय कहते थे। इतनी चीज़ें नहीं याद रखनी है, बस इतना याद रखना कि उर और सभा ये 2 जो है वहाँ की संस्थाएं थी ग्राम प्रशासन की। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? चालुक्यों की तो वातापी थी, ठीक है। वातापी उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ। इसमें सातवाहनों के स्थान पर जो स्थानीय एक शक्ति थी, रीजनल एक पावर बना था वाकाटकों ने, इसने प्रभुत्व जमाया। अब उसके बाद वाकाटक के बाद कौन आए? चालुक्य आए, ठीक है। तो याद रखना चालुक्यों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। और चालुक्यों की राजधानी कहाँ पे थी? वातापी थी। कहाँ पे पड़ता है वातापी? तो कर्नाटक के बीजापुर जिले में, ठीक है। चालुक्य का प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था? तो जय सिंह था। पुलकेशिन प्रथम जो था वो प्रतापी शासक था। आप पुलकेशिन प्रथम के बारे में नाम सुने होंगे, ठीक है। अब रवि कीर्ति रचित ऐहोल प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार जो चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड है, इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। किसमें? त्रिपक्षी संघर्ष वाला में शायद, ठीक है। तो याद रखना इसमें। तो अब आते हैं हम लोग, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? वही बात आती है पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय जो था वो कौन था? बहुत अधिक जो है प्रतापी शासक था। इसका जानकारी कहाँ थी? अभी ऐहोल अभिलेख से। देखो फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन सेट होता है ना यूपीपीसीएस में, एक चीज़ आप याद रखना, आप जैसे जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस पूरे डिस्कशंस को देखोगे ना तो चीज़ें आपको पता चलेंगी कि पूरा जो क्वेश्चन सेट करने वाला जो पेपर बैठता है, जो एग्जामिनर बैठते हैं क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए, तो कुछ खास एरिया को उसमें टारगेट करते हैं। जैसे मैं 2024 के पेपर को उठा लूँ, लोग कह रहे हैं बहुत टफ पेपर है, लेकिन अगर आप उसको एनालिसिस करोगे तो किसी खास एरिया से उठाए गए सवाल और वहीं से 3-4 सवाल 5 सवाल उठा लिए जाते हैं। जैसे देखो आप, साउथ से उठाया गया जो चालुक्य, चोल, फिर चेर, फिर पांड्य, यही बार बार आ रहा है घूम फिर के। यानी देखो आप यहाँ पे चालुक्य वंश का सबसे महान शासक, इसी एक्सप्लेनेशन से सारी चीज़ें यहाँ से बन जाएंगी, ठीक है। अब बात आती है निम्न में से कौन सा चंदेल शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो विद्याधर था। विद्याधर जो था वो पराजित नहीं हुआ था, ठीक है। तो नन्नुक चंदेल ने चंदेल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। चंदेल वंश ने, इसने प्रतिहारों का सामंत था उसको हरा करके जिजाक भुक्ति के दक्षिणी भाग का स्वामी बन गया था, वह जो नन्नुक था, ठीक है। अब इस वंश का सर्वाधिक जो प्रतापी राजा हुआ वो राजा धंग हुआ था, ठीक है। और जब
1990 के आसपास ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकर्ता सुबुक्तीन थी, उसके आक्रमण को रोकने के लिए पंजाब नरेश जयपाल के द्वारा संघ बनाया गया, तो उसमें ये शामिल था। ठीक है। और धंग के बाद उसका पुत्र था गंड। ठीक है। इसने पंजाब के शासक आनंद पाल के साथ मिलकर महमूद गजनवी से मोर्चा लिया था। ठीक है। यह दूसरा संघ भी हार गया। महमूद गजनवी ने चंदेल राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन विद्याधर बिना लड़े अपने रात्रि में सेना हटाकर भाग गया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप बताते हैं कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है। बहुत सिंपल सा सवाल है। अरावली पर्वत पे माउंट आबू में स्थित है। कौन बनवाया था? तो भीम प्रथम का सामंत था कौन? बिमल शाह। इसने कब बनाया? 1031 ईस्वी में बनाया था। ठीक है। जैन धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र स्थल है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। अब बात आती है मेडावल हिस्ट्री की। दिल्ली सल्तनत। इब्न बतूता की भारत यात्रा किसके शासनकाल में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। मोरक्को का एक निवासी था, मूल जो अफ्रीका के मोरक्को का, इब्न बतूता। उसने 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत की यात्रा की थी। 14 साल तक रहा। तुगलक ने उसे जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया। एक स्टेटमेंट ये भी देता है। ठीक है। सवाल ये बना है, 8 वर्ष तक रहा था और इसी ने सुल्तान ने इसने दूत बना करके कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। याद रखना, चीन। ठीक। तुगलक के बारे में बर्नी का एक जो किताब है, तारीख ए फिरोज शाही, अमीर खुसरो का तुगलकनामा और इब्न बतूता का जो किताब थी वो रहला, उससे यहाँ पे जानकारी मिलती है। ठीक है। फिरोज तुगलक ने, याद रखना, एक क्रोनोलॉजी याद कर लो। फिरोज तुगलक जो था, इसमें बताया गया फिरोज तुगलक वो कब शासन किया था? तो 1351 से 1388 तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। और सिकंदर लोदी कब था? तो 1479 से लेकर के 1517 तक था। ये क्रोनोलॉजी भी आपको यहाँ पे दिया गया सन, ताकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है कुछ सवाल है। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क थे, तुर्की थे, यही चलीसा था, संगठन था। ठीक है। तो सल्तनत काल में जो अमीर और सुल्तानों का जो संबंध था वो किससे था? तुर्क से था, तुर्की थे ये। ठीक है। ये बातें बस समझ लो कि 986 में अल्पतगीन के दामाद और उसके उत्तराधिकारी सुबुक्तीन था। वही सुबुक्तीन का जो संघ था, इसके खिलाफ यहाँ पे देखो, सुबुक्तीन के खिलाफ जो है यहाँ पे लड़ने के लिए संघ बना था। कौन बनाया था? पंजाब नरेश जयपाल और आपका यहाँ पे जान देना ननुक चंदेल का जो धंग था। ठीक है। प्रतापी राजा धंग था, उसने बनाया था। तो यही ध्यान दो कि इसी सुबुक्तीन ने हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित किया था। ठीक है। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? तो यही सुबुक्तीन था। ठीक है। तो जो अमीर थे, सुल्तान जो वर्ग के थे, वो किससे थे? तुर्क से थे। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 713, 716, 712 और 719। इतने क्लोज ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स। अगर आप थोड़ा सा चीज़ें ध्यान से नहीं देखोगे, आपको कंठस्थ नहीं है, तो सवाल गलती हो सकते हैं। सवाल ऐसे आ भी सकते हैं। ठीक है। तो सिंध पे पहला सफल आपका 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। मोहम्मद कासिम ने नेतृत्व किया था, सिंध के राजा दाहिर को हराया था और सिंध पे जो है अधिकार किया था। इसी युद्ध को हम लोग बोलते हैं रावर का युद्ध। रावर का युद्ध इसी को बोलते हैं। ठीक है। अब भारत का जो विजित प्रदेश था, जो उस प्रदेश को उसने जीता था, उस पर जजिया टैक्स वसूलने वाला पहला आक्रमणकारी था। ठीक है। ये याद रखना, कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का, तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उतबी। उतबी को आपको याद रखना है। इसकी किताब है किताब उल यामिनी और तारीख़ यामिनी। ठीक है। 2 किताबें हैं। महमूद गजनवी के समस्त आक्रमणों को इसने जिहाद बताया गया। फिरदौसी भी इन्हीं के दरबार में थे, महमूद गजनवी के। और इसने फिरदौसी ने ही शाहनामा की रचना की थी। याद रखना, इसी को शाहनामा को फारसी भाषा का महाभारत कहते हैं। ठीक है। हसन निजामी कौन थे? तो हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे और ऐबक ने इन्हें वजीर का पद दिया था। और चंद्रबरदाई कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। यानी कि यहाँ से 4-5 आपके क्वेश्चन तैयार होते हैं। ऑप्शंस दिया गया है हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी और चंद्रबरदाई। तो इन्हीं के बारे में बताया गया है कि उतबी तो मोहम्मद गजनवी का हो गया। 2 किताबें हैं, किताब उल यामिनी, तारीख़ यामिनी। इसी तरह से फिरदौसी भी था और इसने शाहनामा की रचना की थी। शाहनामा को फारसी भाषा का महाभारत बोलते हैं। हसन निजामी किसके थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे, ऐबक के काल में थे और ऐबक ने वजीर दिया था इनको पद। और चंद्रबरदाई कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो इस तरह से 4 सवाल 5 सवाल आपके तैयार हो रहे हैं एक्सप्लेनेशन से।
मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो बख्तियार खिलजी ने ही जो है बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद गोरी जो था उसने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की थी। तुर्की का साम्राज्य का संस्थापक इसको बोलते हैं, ठीक है। वास्तविक मुस्लिम संस्थापक भी इसी को माना जाता है भारत में। पहला आक्रमण कब किया था? तो 1175 में मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। याद रखना, मुल्तान वही जो पाकिस्तान वाला 1175 में हुआ था। फिर 1178 में गुजरात के विरुद्ध, 1179-80 में पंजाब पर, और 1191 में तराइन का युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी हार गया, ठीक है। फिर इसके बाद दोबारा जो उसने आक्रमण किया। अब 1204 और 5 में गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को पराजित किया था, ठीक है। अब बख्तियार खिलजी ने ही बिहार की विजय प्राप्त की थी। नालंदा महाबिहार जो है उसको तहस नहस करके, उसकी राजधानी थी उदंतपुर, उस पर कब्जा कर लिया था। तो इसका दास था, ठीक है। बहुत विनाशकारी, उसने पूरा तहस नहस कर दिया था नालंदा का, पूरा इतिहास ही उसने लगभग मिटा दिया था। पूरा भयंकर वाला आक्रमण था। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में लिखा गया? तो लेनपुल मानते हैं कि अरबों की सिंध विजय एक महत्वहीन घटना थी, कोई दूरगामी परिणाम नहीं हुआ था, ठीक है। बहुत इस कर्नल ताड ने इस विषय को महत्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। एक इतिहासकारों के बारे में ये बात की गई है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। किस मुगल साम्राज्य का मकबरा भारत में नहीं है? तो याद रखना फ्रेंड्स, दो ऑप्शन इसमें है, बी और डी, ठीक है। बी और डी, जहांगीर का और बाबर का। यहाँ पे बात की गई कि मुगल शासक का जो मकबरा है वो भारत में नहीं है, ठीक है। तो जब बात यहाँ पे की जा रही है, बाबर का मकबरा जो है भारत में न होकर के अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बनाया गया, और जहांगीर का मकबरा लाहौर के शाहदरा में नूरजहां द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। और औरंगजेब सहित अन्य मुगल शासक जो है भारत में ही दफनाए गए थे, ठीक है। हुमायूं के मकबरे में ही शायद आज कुछ घटना हो गई है, दिल्ली में 4-5 लोगों की मृत्यु हो गई है, कोई छज्जा गिर गया है, ठीक है। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो जयपुर के राजा जयसिंह ने अपने शासनकाल में 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था। जयपुर का, उज्जैन का, मथुरा का, बनारस का, दिल्ली का। यूपीपीसीएस दे रहे हैं आप, तो मथुरा और बनारस आपको पता होना चाहिए कि इसको भी राजा जयसिंह ने ही बनवाया था, ठीक है। और दिल्ली वाला जंतर मंतर आपने सबने देखा होगा, वहाँ पे अब प्रदर्शन धरना वरना हमेशा होता है, वो धरना के लिए एक स्थल बन चुका है अब। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थी? फ्रेंड्स, ये इतना इंपॉर्टेंट ये है अष्टप्रधान वाला, देखना आप यूपीपीसीएस का जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी, हर अल्टरनेटिव ईयर्स पे लगभग 2 साल पे 3 साल पे एक अष्टप्रधान पे सवाल आ ही जाता है, मैच दी कॉलम में, स्टेटमेंट में, जैसे ही आ जाए, बट एक फैक्ट आता ही आता है इसमें। तो अष्टप्रधान जो था वो किसके काल में थी? शिवाजी के। तो इस पूरे प्रशासन में 8 मंत्रियों की नियुक्ति हुई थी। और याद रखना आपको, पेशवा राजा का प्रधानमंत्री था। अमात्य कौन था? वित्त और राजस्व मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। सर-ए-नौबत कौन था? सेनापति था। दबीर या सुमंत कौन था? फॉरेन मिनिस्टर, वही जैसे एस जयशंकर साहब, उनको दबीर या सुमंत या पढ़ लो। सुरुनवीस या सचिव, इसको राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य मिला था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था। न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, वक्यानीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों का जो है वो विवरण रखता था। तो इस तरह से 8 जो है अष्टप्रधान, इसको याद रखना है, पेशवा, अमात्य, दबीर सुमंत, सर-ए-नौबत, पंडित राव, न्यायाधीश, वक्यानीस, ठीक है। अब बात आती है मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होता है, मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी 25वां क्वेश्चन, कि इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया? हु हैज इम्प्लीमेंटेड द इस्तेमारी सेटलमेंट? ऑप्शन है आपका इसमें सही, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस्तेमारी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? तो ध्यान देना, अस्थाई बंदोबस्त मूल रूप से याद रखना कि जॉन शोर ने 1779 में भूपद्धति की रूपरेखा सामने रखी थी। कॉर्नवालिस जो था, जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, राजस्व बोर्ड के प्रधान सर जॉन शोर और पाल जेम्स ग्रांट ने इसे लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त को ही इस्तेमारी, जमींदारी, बिस्वेदारी, मालगुजारी और जागीरदारी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था, फिर बाद में इसको जो है अस्थाई बंदोबस्त के रूप में इसको 1793 में स्थापित कर दी गई थी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन थे, ठीक है।
बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व सौंपा गया था। 10 मई 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। याद रखना है, इससे सवाल हर साल आते हैं। हर साल इस पे एक फिक्स 1857 पे एक सवाल आएगा। आर का पेपर हुआ, इसमें भी आया। यूपीपीसीएस का 2024 का प्रीलिम्स, 23 का प्रीलिम्स, 22 का प्रीलिम्स, हर साल एक आता है। मतलब ये सदाबहार टॉपिक है, ठीक है। कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे वो नाना साहब। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। फतेहपुर में अजीमुल्ला। इलाहाबाद में लियाकत अली। लखनऊ में बेगम हजरत महल। ये इंपॉर्टेंट है, इन लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। पीएम कौन थे? पाम्पस्टन थे, ठीक है। विंस्टन चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटेन के पीएम थे। इटली द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे और गोल्डस्टोन भी पीएम रहे थे, ठीक है। डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? तो कुशासन का आरोप लगाया गया था अवध के विलय के लिए। डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए 3 पॉलिसीज अपनाई थी। एक तो विजय, दूसरा व्यक्तिगत सिद्धांत और तीसरा कुशासन के आरोप द्वारा। तो कुशासन का आरोप लगा करके अवध का उसने अधिग्रहण किया था, ठीक है। डलहौजी ने जो नया अधिग्रहित क्षेत्र था उसके लिए अवस्थापना का सिद्धांत भी लागू किया था। तो पूछा जा सकता है कि अवस्थापना का सिद्धांत किसने लागू किया? तो डलहौजी ने ही लागू किया था, ठीक है। आगरा और कलकत्ता के बीच में 1854 में पहली बार बिजली से तार सेवा की उसने शुरुआत की थी, ठीक है। बम्बई थाड़े के बीच में रेलवे लाइन का निर्माण किया था 1853 में। और इंडियन सिविल सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ की थी, ठीक है। जो व्यक्तिगत सिद्धांत है उसके द्वारा डलहौजी ने जो विलय किया उसके प्रदेशों कौन कौन से हैं? तो याद रखना, सबसे पहले सतारा 1848 में, इस सन को याद रखना, सवाल पूछ जाते हैं। जैतपुर और संभलपुर 1849 में लिए गए। बघाट कब लिया गया? उसके बाद ठीक एक सवाल 1850 में। उदयपुर 2 साल बाद 1852 में। झांसी फिर उसके 1 साल बाद 1853 में। नागपुर 54 में। करौली 55 में। तो सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली। लोग सोच रहे हैं कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसी पे सवाल बनेंगे आगे, आप देखना आगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आगे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी, इसी से फिर रिपीटेड सवाल उठा करके स्टेटमेंट में, मैच द कॉलम में, फैक्ट में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी किसने? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 में 8 से 9 सितंबर के बीच में दिल्ली के फिरोजा कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। भगत सिंह ने क्या किया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो जय हिंद का नारा दिया। वीर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संगठन बनाया था। सन याद रखो 1904, ठीक है, 1904। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। कब? 1928 में 8 से 9 सितंबर के बीच में, ठीक है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्नवालिस कोड। 1793 में एक संहिता उसने प्रस्तुत की थी, कॉर्नवालिस कोड, ठीक है। किस पे था? तो सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पे पूरा कॉर्नवालिस कोड बेस्ड था। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में सवाल बन सकता है शक्तियों के पृथक्करण पे जो सबसे पहले कोड या संहिता किसने पेश की थी। तो यही सारी चीज़ें पूछा जा सकती हैं, याद रखो। उसने न्याय तथा कर प्रशासन को पहली बार अलग किया था। शक्तियों का पृथक्करण जो पढ़ते हो ना, सेपरेशन ऑफ पावर, तो कॉर्नवालिस कोड 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पेश किया था और इसी पे बेस्ड था। न्याय तथा कर, जस्टिस और टैक्स जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अलग कर दिया। अदालतों के अधीन यूरोपीय मामलों को भी ले आया था। दीवानी जो आम अदालतें उसके समक्ष सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाया। दीवानी मतलब जो ये जमीन भूमि विवाद वाले हैं, जो फौजदारी होता है उसमें हत्या संगीन अपराध आते हैं, ठीक है। कानून की प्रभुता का सिद्धांत भी इसने स्थापित किया था। इसके अलावा सिविल सेवा का जनक माना जाता है इसको। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले प्रथम भारतीय थे, ICS बने थे 1863 में। अस्थाई बंदोबस्त का जनक माना जाता है और पुलिस सेवा का भी जन्मदाता माना जाता है। कहाँ इसकी मृत्यु हुई थी? तो गाजीपुर यूपी में इसकी मृत्यु हुई थी। कॉर्नवालिस का आज भी मकबरा वहाँ पे है, बना है पूरा कॉर्नवालिस का, ठीक है। तो बहुत फेमस जगह है, ASI प्रोटेक्टेड है गाजीपुर में। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक। ये कथन किसका था? तो मोहम्मद इकबाल का था। मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि नेहरू राष्ट्रभक्त है और जिन्ना राजनीतिक है,
ठीक है। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं, ठीक है। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने, आप जानते हो, भारत छोड़ो करो मरो हे राम जैसे उद्गार उनके हैं। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि जो ट्विन प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी राम राज्य वर, ठीक है। तो इसमें सही आपका आंसर होगा सत्य और अहिंसा। गांधी जी के यही जो थे वो पूरे ट्विन प्रिंसिपल कहे जाते हैं किसी चीज़ का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिलेटेड टू द स्वराज पार्टी, स्वराज दल से कौन संबंधित नहीं था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिपीटेड सवाल देखना, बार बार रिपीट करेगा ये। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने दिसंबर 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो उसमें एक प्रस्ताव रखा नया कार्यक्रम से संबंधित कि विधान परिषद का स्वरूप बदलेगा। तर्क दिया कि या तो विधान परिषदों का स्वरूप बदलेगा या तो खत्म हो जाएंगी। किस लिए? तो ये दो बातें थीं कि विधानसभा या जो विधान परिषदों का जो उस चुनाव होने वाला उसमें भाग लेकर के क्या हम विधानसभा परिषद के भीतर राजनीति करें, आज़ादी उसके भीतर के लिए मांग करें, या बाहर से उन चुनाव में भाग न लेकर के अलग तरह से विद्रोह करें। दो इसी धड़ा बटा था उसी वक्त, ठीक है। तो उसी पे बात हो रही है। तो विधान परिषदों का स्वरूप बदलेगा या खत्म हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस का जो एक दूसरा खेमा था, इसका नेतृत्व कौन करा था? वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और C राजगोपालाचारी। दो अलग थे इसमें। इसी को स्पेक्ट्रम में आप देखना तो इसमें परिवर्तन विरोधी और परिवर्तन समर्थक कहा गया है, ठीक है। चैप्टर है ये। तो दूसरा धड़ा कौन नेतृत्व करा था? वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और C राजगोपालाचारी। तो C राजगोपालाचारी उससे स्वराज दल से संबंधित नहीं थे, सीधी बात है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इस्तीफा दिया था और नई पार्टी बनाई थी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जनवरी 1923 में, ठीक है। इसी को हम लोग स्वराज पार्टी के नाम जानते हैं। CR दास इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू महासचिव थे और विट्ठल भाई पटेल और अयंगर इसके अन्य सहयोगी थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात आती है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बहुत आसान सा है, 13 अप्रैल जो है वो 1919 को हुआ था। अमृतसर में घटना थी और पूरी हुई थी। और समझ लो कि सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और डॉक्टर सत्यपाल के विरोध में यहाँ पे सभा हो रहा था। जनरल डायर पहुँचा और यहाँ पे उसने जो है गोली चलवा दी थी। याद रखना, इसमें कुछ जो फैक्ट्स है, बाकी चीज़ें आप जानते होंगे। इस हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1 अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर के अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे, ठीक है। इसमें अब रिपोर्ट इसने कब दी थी? मार्च 1920 में। गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि भी त्याग दी थी और जो वायसराय का कार्यकारिणी के सदस्य थे शंकर नायर, इसने त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस पार्टी ने, याद रखना, इस जांच हत्याकांड के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक तहकीकात कमेटी बनाई थी। तहकीकात कमेटी कौन बनाया था? तो कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। किसकी अध्यक्षता में? मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में, ठीक है। जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ठीक है। 1879 से इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन से उन्होंने प्रवेश किया था, ठीक है। और इसके बाद याद रखना कि ये जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। हु वाज रिलेटेड टू बहिष्कृत भारत? बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित थे? ये सवाल पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड सवाल है, ये आएगा, देखना बार बार। तो बहिष्कृत भारत का जो पूरा प्रकाशन है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 अप्रैल 1927, ये डेट याद रखो, 1927 में मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन हुआ। कब हुआ? 1927 में। ये डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 1924 में इसके पहले उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी। किसने? भीमराव अंबेडकर ने ही, यानी 3 साल पहले। कहाँ बनाई थी? बॉम्बे में, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पेपर निकाला अंग्रेजी में और केसरी पत्रिका निकाली मराठी में। इसी चीज़ को उठा करके यूपीपीसीएस ने पिछले 2-3 वर्षों के पहले इसी पे एक मैचस्टिक कॉलम में सवाल पूछ दिया। मराठा, केसरी, बहिष्कृत भारत, ये सब इसी फैक्ट को उठाकर मैचस्टिक कॉलम पूछा किस भाषा से संबंधित ये पत्रिकाएँ हैं, ठीक है। तो सवाल ऐसे ही बनते हैं, याद रखो। केसरी मराठी थी, मराठा जो बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था वो क्या था? अंग्रेजी में था, ठीक है। और केसरी मराठी थी। बहिष्कृत भारत था, मराठी भाषा में था। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और इनकी पुस्तकों ने गुलामगिरी बहुत फेमस किताब है। आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में
रनाडे के साथ मिलकर के प्रार्थना सभा की स्थापना की थी। इस फैक्ट को याद रखो, प्रार्थना सभा। यूपीपीसीएस के 2024 के पेपर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक ये चीज़ दी गई है, एक क्वेश्चन पूछा गया क्रोनोलॉजी लगाने के लिए। तो 1867 में इस फैक्ट को याद रखो, किसने बनाई थी? आत्माराम पांडुरंग ने और रनाडे जी ने मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो याद रखना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बहुत इजी से सवाल है। तो गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को अंग्रेजों के समक्ष 11 सूत्री प्रस्ताव रखा था। क्या प्रस्ताव रखा था? तो इस प्रस्ताव से भी सवाल बने हैं। ठीक है। भू राजस्व आधा करना, स्टेटमेंट में सवाल बना है, इस बात को याद रखना आप लोग। सैनिक व्यय में 50% की कमी कर देना। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों में से एक मांग ये भी थी। नमक कर की समाप्ति की बात उन्होंने की थी। ठीक है। विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात कर लगाने की बात की थी। विनिमय दर में कमी की बात की थी। गुप्तचर विभाग की समाप्ति की बात की थी। ठीक है। इसी 11 सूत्री मांग पर लॉर्ड इरविन जो वायसराय था उसने विचार न किया और इसके बाद गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए विवश होने पड़ा। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, ठीक है, 12 मार्च अपने 78 चुने हुए सहयोगियों के साथ मिलकर के उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून को भंग किया और सविनय आंदोलन का, अयोग्य आंदोलन का शुरुआत किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ये गांधी जी ने चलाया था। तो इस फैक्ट को याद रखो, भू राजस्व आधा करना, सैनिक व्यय में 50% कमी कर देना, नमक कर की समाप्ति कर देना, विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात कर लगा देना और विनिमय दर में कमी करके गुप्तचर विभाग की समाप्ति करना। कुछ इंपॉर्टेंट ये मांगे थी। अब 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्टैब्लिश की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे की थी? काबुल में की थी। अलीगढ़ से थे और यूपी सरकार ने इनके लिए जो है एक सम्मान में शायद डाक टिकट या कुछ और भी स्मारक वगैरह बनवाया है। ठीक है। तो ये अलीगढ़ से थे यूपी के और 1915-16 के बीच में यही जो है काबुल में इन्होंने पहली बार भारतीय सरकार विदेशों में प्रथम बार में बनाई थी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? बहुत फेमस है, 1929 में हुआ। सीधे फैक्ट पूछा गया है। ठीक है। तो इसमें याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ। ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के मनाने का निश्चय किया गया। 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ नहीं था। 31 में क्या हुआ? कराची का अधिवेशन हुआ। ठीक है। तो कराची के अधिवेशन में क्या हुआ था? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया और आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा की गई थी। 2 बातें याद रखनी है कराची के अधिवेशन से कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव और आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में चित्तरंजन दास को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन इसके जेल में थे तो हकीम अजमल खान इन्होंने अध्यक्षता की थी और प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। लाला हंसराज ने 1921 में जो राष्ट्रीय ध्वज को जो बनाया था। ठीक है। पहली बार। तो बहुत सारी चीज़ें आपने तैयार की। ठीक है। यूपीपीसीएस 2024 में क्या पूछा गया? रामगढ़ अधिवेशन, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन पूछा गया। कब हुआ था ये? 1940 में हुआ था। कांग्रेस रामगढ़ कहाँ पे है? झारखंड वाला रामगढ़। ठीक है। ये बात को आपको याद रखना है। तो कांग्रेस के अधिवेशन से सवाल आएंगे। बंगाल का एकीकरण किस सन में हुआ था? तो 1912 में हुआ, संपन्न हुआ। ठीक है। दिसंबर 1903 और 19 जुलाई 1905 की औपचारिक घोषणाओं के बीच में जो फ्रेजर, रिजले और कर्जन ने इसको बंगाल को पूर्ण विभाजन में बदल दिया। ठीक है। पूर्वी बंगाल और असम के प्रांतों में असम के अतिरिक्त चटगांव, ढाका और जो राजशाही डिवीजन था हिल टपरा और मालदा, इसको भी सम्मिलित कर दिया गया। 1911 में विभाजन का एकीकरण हुआ। कब? जब महारानी मेरी और सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए थे। तो एकीकरण कब संपन्न हो पाया? तो 1912 में हुआ था। घोषणा हुई थी 1911 में। शब्दों पे याद रखना, गलत कर दोगे आप इस तरह से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो इसे कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है। नारा कब दिया था? तो लखनऊ का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1916 में, इसमें उन्होंने दिया था। इस तिलक और एनी बेसेंट के जो प्रयास थे, इसी कारण से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं कांग्रेस लीग समझौता। ये 1916 में ही संपन्न हुआ था। हु गिव द नारा, कौन सा स्लोगन इसने दिया था? करो और मरो।
सबको पता है महात्मा गांधी ने दिया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ध्यान देना है 7 अगस्त 1942 को बॉम्बे का जो ग्वालियर टैंक मैदान है उसमें कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्वालियर टैंक में जब सम्मेलन हुआ तो अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया और इसे 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, और इसी में गांधी जी ने करो और मरो का यहाँ पे नारा दिया था। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। हु स्टार्टेड द होम रूल लीग मूवमेंट? याद रखना, मूवमेंट शब्द को याद रखो। तो तिलक ने किया था। यहाँ गलती कर देंगे बहुत सारे लोग। होम रूल लीग की स्थापना करने वाले बाल गंगाधर पहले थे। 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में की थी और 5 महीने के बाद एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना 13 सितंबर को 1916 में सितंबर में की थी। ठीक है, और तिलक का जो होम रूल था उसका कार्यक्षेत्र कहाँ पे था? कर्नाटक और कर्नाटक और महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर कर्नाटक और महाराष्ट्र। उसमें महाराष्ट्र में बॉम्बे नहीं था, मतलब बॉम्बे उसको शामिल नहीं था इस पूरे होम रूल आंदोलन में। और मध्य प्रांत बरार था और बाकी जो था शेष भारत एनी बेसेंट के क्षेत्र में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है उस वक्त किसने की थी? तो ए.ओ. होम ने की थी 28 दिसंबर 1985 को तो की थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कहाँ पे? नरम दल और गरम दल हुआ था विभाजन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1907 में हुआ था। ठीक, अच्छा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद को पहली बार अगर देखें तो लिखा कौन था? तो मौलाना हशरत मोहानी ने लिखा था 1921 में। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान का नामक प्रसिद्ध गीत भी लिखा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बात आती है हम लोग कि अब ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया, भारत का प्राचीन पर्वत कौन है? सबको पता है, अरावली। अरावली की श्रृंखला जो है अवशिष्ट पर्वत की श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम अवशिष्ट श्रृंखला है। ठीक है, सर्वोच्च शिखर कहाँ पे इसका है? तो गुरु शिखर है। ठीक है, ये अपर्दन और अनक्षादन यानी जो आपका डिग्रेडेशन है, ठीक है, इसके कारण से घिस पीट कर काफ़ी नीचा हो गया है। और इसका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन का जो पीरियड था उसी में इसका निर्माण हुआ था। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया था। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, 1955 में आधारशिला रखी गई थी। बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर यहाँ पे इसका नाम रखा गया था। उड़ीसा में महानदी है और उस पर हीराकुंड बांध है। गोदावरी नदी पे पोचमपाद परियोजना है। नर्मदा नदी पे नर्मदा सागर परियोजना है और गुजरात राज्य में है। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो इसको अपडेटेड डेटा के साथ पढ़ना है। ठीक है, अपडेटेड डेटा 2023 में सवाल, पहला क्वेश्चन इसी पे था, तो देखना फॉरेस्ट कवर पे था और यूपी का सवाल पूछा गया था। यानी फॉरेस्ट का जो IFSR का रिपोर्ट है वो मैं अलग से नोट्स आपको दूंगा, उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से। IFSR के रिपोर्ट को एकदम रट जाना, वहाँ से एक सवाल जरूर बनेगा इस बार। ठीक है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला मासिनराम है, मेघालय में थे। ठीक है, भारत के खनिज उत्पादन में किस खनिज उत्पादन में आप निर्भर है? तो याद रखना है ग्रेफाइट। कायांतरित चट्टानों में सबसे मिलती है ग्रेफाइट की प्राप्ति, इसको काला शीशा बोलते हैं या प्लमगो बोलते हैं। ठीक है, यह इस्तेमाल कहाँ होता है? तो पेंसिल बनाने के लेड में और परमाणु शक्ति के रिएक्टर में मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, सबसे सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है? तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। इसको अपडेटेड डेटा मैं आपको दूंगा, इसको अभी नहीं पढ़ना है, इसको इग्नोर कर दो आप। मैं आपको खनिज और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और तमाम चीज़ों का डेटा अलग से दूंगा जब पेपर आएगा उसके नज़दीक। ठीक है, हजीरा उर्वरक कारखाना कहाँ पे है? किस पर आधारित है? हजीरा फर्टिलाइजर फैक्ट्री किस पे बेस्ड है? तो नेचुरल गैस पे बेस्ड है। ठीक है, नेचुरल गैस पे। किस निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? तो याद रखना 2011 का जो अंतिम आंकड़ा है अनुसूचित जनजाति जो ST है उसकी संख्या कितनी है? 10,42,81,034। कुल जनसंख्या का 8.6%। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है? MP में है। ठीक है, अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज में
तो यूटी और राज्यों दोनों में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक किस में है, लक्षद्वीप में है। उसके बाद किसका है, मिजोरम का स्थान है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे एसटी नहीं पाई जाती हैं, तो पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, याद रखना है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो एमपी सबसे टॉप पे है एसटी जनजाति में, फिर महाराष्ट्र है और फिर उड़ीसा है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है सारे तरीके से। वैसे मैं जनगणना का अलग से मैं क्लास लूँगा, एक अच्छी सी किताब है, अच्छी सी बुकलेट है, मैं उसको पूरा पढ़ा दूंगा। बहुत अच्छा है, आपको बहुत हेल्प करेगा और उससे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। जनगणना के सारे सवाल उससे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ। तो ऑप्शन आपका होगा बोकारो इस्पात संयंत्र में तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। उस वक्त बिहार का धनबाद नहीं, झारखंड का धनबाद। ठीक है, अब तो झारखंड हो चुका है। तो यूएसएसआर के सहयोग से इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, बोकारो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। तो यहाँ पे क्योझर को जो खाने वहाँ से कच्चा लोहा, दामोदर परियोजना से जल विद्युत और चूना की पत्थर की प्राप्ति उड़ीसा से होती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कोयला था ही। अब आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो कुल 9 ग्रह थे, सबसे छोटा था वो आपका प्लूटो था, बुध। ठीक है, प्लूटो तो हट गया। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है सबसे निकटतम ग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पृथ्वी की बहनी और तमाम चीज़ का जो ये दे करके सवाल पूछता है, बहुत ईजी से सवाल पूछेगा, बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। तो चीज़ों को थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है कि छोटी छोटी चीज़ें गलती ना हो। अगर ये छोटी चीज़ें गलती होंगी तो आप एग्जामिनेशन का पूरा जो प्रोसेस है ना उससे बाहर हो जाओगे, क्योंकि अन्य लोग सही करेंगे तो जाहिर सी बात उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर व्हेन डज द सोलर इक्लिप्स ऑकर, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इस डेटा को आपको याद रखना है कि न्यू मून डे, न्यू मून पे पूछेगा, सवाल पूछ सकता है। न्यू मून, ब्लड मून, ये सब आता रहता है। यूपीपीसीएस का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब आती है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। कब होता है? तो प्रतिपदा यानी कि न्यू मून डे के दिन होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो सदैव पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। मार्बल क्या है? मार्बल, तो मार्बल कौन से रॉक में पूछा गया है? तो ये कन्वर्ज्ड रॉक है, कयांत्रित रॉक है, चट्टान है। जो कयांत्रित चट्टान है उच्च तापमान पे, हाई टेम्परेचर पे और प्रेशर पे या आयतन में परिवर्तन से अग्नेय और औषधि चट्टानों के मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट सवाल आपका, स्वेज कैनाल कनेक्ट। स्वेज कैनाल किसको जोड़ती है? तो स्वेज कैनाल जोड़ती है स्वेज कैनाल कनेक्ट, यार दोनों, यहाँ पे स्वेज कैनाल है, यहाँ पे सू नहर है, भगवान जाने, लेकिन यहाँ पे सू नहर ही क्वेश्चन होगा क्योंकि यहाँ स्वेज कैनाल गलत लिखा है, याद रखना, इसको काट देना आप। स्वेज कैनाल, सू नहर किसको जोड़ती है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, तुरान और ओंटारियो, बंगाल और त्रिपुरा, ये होगा नहीं, सुपीरियर और मिशिगन और सुपीरियर और ह्यूरॉन। तो सू नहर जो है अमेरिका की 2 महान झीलें हैं, सुपीरियर और ह्यूरॉन, इसको जोड़ती हैं। इसी के समीप साल्ट सेंट मेरी कनाडा का एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है। और याद रखना अन्य प्रमुख झीलें जो 5 ग्रेट लेक्स हैं, मिशिगन, इरी, ओंटारियो हैं। आपको करना क्या है, नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग आपको मैंने टारगेट में दिया था, उसमें आपको इस सारे झीलों को मार्क कर लेना है, पढ़ लेना है। कौन सी झील अमेरिका में सिर्फ पाई जाती है और कौन सी झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पे हैं, कौन सी झीलों को उत्तर से लेकर के पूरब से लेकर के पश्चिम, वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट, एक बार क्रम, और एक बार जो बड़ी झीलें हैं, फिर छोटी झील, छोटी, फिर छोटी, छोटी, सबसे छोटी, यानी सबसे बड़ी सबसे छोटी का बीच का असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बिल्कुल रट लेने हैं। सवाल ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, तो इस सू नहर पे सवाल पूछा गया है और देखना आप इसी पे बार बार रिपीटेड सवाल कैसे बनेंगे। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, मिशिगन जो झील है वो केवल यूएसए में स्थित है और शेष महान जो 4 झीलें हैं वो यूएसए और कनाडा के बीच पे विभाजित हैं। और इस पे सवाल पूछेंगे। स्वेज कैनाल पे एक बार सवाल पूछा, फिर स्वेज कैनाल पे उस पे जो झीलें हैं उसको क्रम से पूछ दिया, लिटिल बिटर, गेट बिटर, ऐसे जो लेक है उसको पूछ दिया। इसी तरह से जो 5 महान झीलें हैं अमेरिका, उत्तर अमेरिका के, अमेरिका और कनाडा के सीमा पे, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, इन सारी चीज़ों को आपको एक बार रट लेना है। ठीक है,
महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है? तो पृथ्वी बोल रहा हूँ, महासागरों में ज्वार भाटे की उत्पत्ति के कारण क्या है? कि सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वाइंट इफेक्ट है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सन एंड मून, इसी के कारण से जो है वो आपका ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ऑप्शंस इतने क्लोज किए गए हैं, सूर्य के प्रभाव से तो होगा नहीं, पृथ्वी गुणन से होगा नहीं। यहाँ पे दो ऑप्शंस के बीच में कन्फ्यूजन होगा, गुरुत्वाकर्षण का होगा, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, लेकिन आपको याद रखना है सेंट्रीफ्यूगल नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सूर्य की और चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति का कारण क्या होता है? जल, जो सागरी जल होता है वो जो अपना पूरा नियमित आकार है उससे उस ऊपर रूप है, उससे ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरने को ज्वार भाटा बोलते हैं, ठीक है। एक दिन में प्रत्येक स्थान पे 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण आता है। ज्वार भाटे के बीच का अंतराल 6 घंटे 13 मिनट होता है, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी जो समुद्री गर्त है वो कौन सा है? तो चैलेंजर गर्त है, मैरियाना ट्रेंच, फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। व्हाट इज डेटम लाइन? डेटम रेखा क्या होती है? तो डेटम रेखा वो होती है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई की माप होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सी लेवल फ्रॉम विच हाइट एंड डेप्थ आर मेजर। डेटम रेखा उसी को बोलते हैं। स्थिर बिंदु होता है, पृथ्वी पर होता है, जिसके सापेक्ष किसी भी ऊंचाई पर जाते हुए वस्तु की ऊंचाई और गहराई की माप की जाती है, ठीक है। अब आती है कालगुर्ली। कालगुर्ली जो है किसके लिए विख्यात है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। सोना जो है वो ऑस्ट्रेलिया के उद्योगों का आरंभ माना जाता है, सोना। तो जो ऑस्ट्रेलिया का 70% सोना है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखोगे ना तो वेस्टर्न वाला जो भाग है वहीं से निकलता है। वहाँ पे विश्व प्रसिद्ध जो स्वर्ण खाने हैं कालगुर्ली और कुलगार्डी और कालगुर्ली, दोनों जो खान है उसको याद रखना है, ठीक है। विश्व को चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा को कहते हैं, ठीक। क्योंकि अगर आप याद रखना, चीनी का और कैरेबियन सागर में क्यूबा को विश्व का चीनी कटोरा कहते हैं। चिली जो है दक्षिण अमेरिका का इंपॉर्टेंट है, तांबा उत्खनन में विशिष्टता है, और भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि उपमहाद्वीप भारत को इसलिए बोलते हैं कि पूरी एक जो महाद्वीप में जो विशेषताएं हैं पूरी वो भारत में मिलती हैं, ठीक है। सारी चीज़ें। विश्व में लौह अयस्क में उत्पादन में प्रथम, ये 2019 का आंकड़ा दिया गया है। मैं आपको अपडेटेड डेटा दूंगा जब एग्ज़ाम से 10 दिन 15 दिन पहले का। सारी चीज़ें जो है एकदम अपडेटेड देंगे, वो इसको आप इग्नोर कर लो, मत पढ़ना ये डेटा, क्योंकि मैं डेटा अपडेटेड देने वाला हूँ लौह अयस्क का, पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, सारी चीज़ों का, ठीक है। तो वो अभी आपको पढ़ना नहीं है, आर्थिकी में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। सूर्योदय का देश का नाम किस देश से प्रसिद्ध है जिसका नाम सूर्योदय का देश कहते हैं? तो जापान है। जापान। नॉर्वे को बोलते हैं अर्धरात्रि के सूर्य का देश, जापान को उगते सूर्य या सूर्योदय का देश, ब्रिटेन को दुबते सूर्य का देश, और फिनलैंड को स्कैंडिनेवियन देश बोलते हैं। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? फिर इसी पे एक सवाल आगे बाद में बना, जो आगे आप लोग देखोगे कि विशालतम द्वीप पूछ करके फिर जापान के द्वीपों को वेस्ट टू नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए दे दिया, ठीक है। होकाइडो, हैंसू, क्यूशू जो है पूरा ये सबको जो है वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने को दिया था, नॉर्थ टू साउथ में दिया था, वेस्ट टू ईस्ट नहीं, नॉर्थ टू साउथ में। 4 प्रमुख द्वीप हैं, क्षेत्रफल के आधार पर क्रम दे दिया गया है। होन्शू सबसे बड़ा है, होकाइडो फिर है, फिर क्यूशू है, और फिर शिकोकू है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है? होन्शू है, ठीक, याद रखना। होद्री का है, उत्तर कोरिया का क्षेत्र है। इस चीज़ को, फैक्ट को मैं आपको पढ़ते रहना है। भारत में अब आता है जनसंख्या और नगरीकरण। जनसंख्या और नगरीकरण आपको याद रखना है, ये आपका सामाजिक और आर्थिक विकास का जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है वहाँ से आता है, ठीक है। तो इसमें सवाल पूछा गया कि वेयर इज़ द सेकेंड कम्प्लीटली लिटरेट विलेज इन इंडिया सिचुएटेड? भारत में संपूर्ण रूप से साक्षर दूसरा गाँव कहाँ पे है? तो बुधपुर दिल्ली, ये उस वक्त का है, बहुत आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। याद रखना है क्या हमको? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकतम साक्षरता वाले जिलों का क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है सरचिप मिजोरम का है, फिर अजावल मिजोरम का ही है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है वो अलीराजपुर एमपी का है, और बीजापुर छत्तीसगढ़ का है। भारत में जनसंख्या की घनत्व की दृष्टि सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? विरल, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो ऑप्शंस दिए गए उसमें इसको यहाँ पर रखा गया है, लेकिन आपको इस सारी चीज़ों को इग्नोर करके 2011 के डेटा को मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब आप पढ़ना, इसको छोड़ दो आप। अब आते हैं हम लोग पॉलिटी वाले सेक्शन पे। द वर्ल्ड सेकुलर इन द प्रियम्बल वॉज एडेड बाई द अमेंडमेंट।
कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ये आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी और अखंडता को जोड़ा गया। ठीक है, पंथ निरपेक्ष जो अवधारणा है संविधान में वो पहले से ही हमारे पास नहीं थी। विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की जो शब्दावली थी, लेकिन उसे संशोधन द्वारा स्पष्ट किया गया। ऐसा पंथ निरपेक्ष राज्य का, इसको आपको कथन में भी दे देगा। पंथ निरपेक्ष राज्य का तात्पर्य क्या होता है कि विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में कोई मान्यता नहीं मिलेगी, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार होगा, समान संरक्षण होगा। ठीक है, 43वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1977 में 42वें संविधान में जोड़े गए थे अनुच्छेद 31 घ, 32 क, 131 क और 228 क, इनको निकाल दिया गया था। ठीक है, याद रखना आपको 45वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 334 में संशोधन करके एससी जाति के लिए लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को बढ़ाया गया था, आरक्षण को। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 330(1) और 332(1) में जो क्लॉज है उसमें संशोधन किया गया और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम के लिए लोकसभा सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अब बात आती है संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्लैग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी साल संविधान सभा के सदस्यों पे संविधान सभा पे सवाल यूपीपीसीएस मेंस में भी पूछा गया था। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के साथ इसकी संविधान सभा की कार्रवाई शुरू की गई थी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर, संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार समिति के भी वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान और मौलिक अधिकार, संघ शक्ति और संघीय संविधान दोनों जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप भीमराव अम्बेडकर और झंडा राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब बात आती है संघ, राज्य और कार्यपालिका और इमरजेंसी जो प्रोविजन है उस पर सवाल है। एक है कि कॉन्टिजेंसी फंड कैन बी स्पेंट बाय द प्रेसिडेंट थ्रू, यानी आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व, क्योंकि आकस्मिक निधि उसी के लिए ना कि कभी इमरजेंसी में चीज़ें कब आएंगी कुछ। ठीक है, आकस्मिक निधि तो अनुच्छेद कौन सा, आर्टिकल कौन सा? 267 है। इसके द्वारा संसद की अनुमति के पूर्व जो है खर्च कर सकता है जो राष्ट्रपति। ठीक है, इसकी स्थापना संसद द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के निधि जो होती है पूर्ण रूप से अधीन होती है और जब भी आवश्यकता हो तो इसका प्रयोग हो सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में सन्निहित हैं? तो पार्लियामेंट में सन्निहित हैं। ये बात आपको याद रखनी है। संघ सूची, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। ठीक, तो याद रखना है कि अनुच्छेद 248 के अनुसार ऐसे विषयों पर कानून जो अवशिष्ट सूची में, जिन पर जो अवशिष्ट सूचियाँ वो सूचियाँ होती है जिस पर जो समवर्ती संघ या राज्य में नहीं उल्लेख की गई है, वैसी जो विषय होते हैं उसको अवशिष्ट सूचियों में डाल दिया जाता है। और उस आर्टिकल 248 के तहत ऐसे विषयों पर कानून बनाने का जो पूरा अधिकार होता है वो संसद के पास है। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल याद रखना आपको कानूनी सलाहकार होते हैं सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, और उसी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। वही चीज़ें अब तो नीति आयोग बन चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है, यानी कि उसको हटाया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है। कैसे? तो याद रखना आपको संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर जो है ये। ठीक है, अब बात आती है कि 2024 में नियुक्ति पूछा हुआ है निर्वाचन आयुक्त के कार्य और तमाम चीज़ों पे, तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसे सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो निर्वाचन आयोग में एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त और उतने ही निर्वाचन आयुक्त होंगे जितना राष्ट्रपति समय समय पर नियत करेगा। तो आर्टिकल 324 क्लॉज 2 के अनुसार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित विधि होती है, उसके अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अभी वही जो मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के चयन की जो समिति है उसमें संशोधन हुआ, इसीलिए खबरों में है, तो वो सवाल बने हुए हैं यूपीपीसीएस में और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसमें याद रखना ये भी चीज़ है कि जो शर्तें और प्रावधानियाँ होंगी जो कि राष्ट्रपति नियम द्वारा उसको निर्धारित करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं कारण और रीतियों से हटाया जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया जाता है। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना प्रति सदन से आवश्यक होता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा
2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? तो याद रखना, राजस्थान के नागौर में हुआ था। 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और इसी समिति ने रिपोर्ट दी थी। और त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली सवाल पूछा गया है ये स्टेटमेंट में। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के पहली बार सिफारिश की गई थी। NSD जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था उसने इस सिफारिशों को स्वीकार किया था और बाद में देखें तो 1992 में ही 73वां संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर स्थानीय सुशासन पूरे देश में लागू किया गया था। अब आते इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में कि कौन सा क्लोज इकोनॉमी, उसके बारे में आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? यानी कि बंद अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें आयात निर्यात न होता हो। ठीक है। कौन सा जो लघु उद्योगों की समस्या क्या है, लघु उद्योग पे सवाल पूछा गया है। और ठीक इसी के लघु उद्योग का जो टॉपिक है उसी थीम पे एक बार समिति कौन सी है, जैसे इस पे आबिद हुसैन समिति बनी थी लघु उद्योगों पे, तो आबिद हुसैन समिति पूछ ली गई थी। तो मैं फ्रेंड्स आपको मैं बता रहा हूँ कि यूपीपीसीएस का थीम पकड़ो आप कि लघु उद्योग पे सवाल पूछा गया कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो सभी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसी पे एक समिति थी लघु उद्योगों के जो समस्याएं थी उसको सॉल्व करने के लिए, आबिद हुसैन समिति। तो आबिद हुसैन समिति यूपीपीसीएस ने बाद में सवाल पूछा, आगे आप देखोगे। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि आगे सवाल यूपीपीसीएस किस थीम पे पूछ सकता है और क्या पूछ सकता है, क्योंकि एक स्टेप आगे जाएगा, ये ट्रेंड है। ठीक है। उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना की अंग था? तो पंचवर्षीय योजना में मैं आपको बताया था इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक में कि पंचवर्षीय योजनाओं में से थीम पूछता है। तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी महालनोबिस मॉडल पे थी। ठीक है, याद रखना तीव्र और बड़े पैमाने पे औद्योगिकरण को ध्यान रखकर बनाई गई थी। ठीक है, पहली योजना में कृषि उत्पादन लक्ष्य से अधिक हुआ था, तो इसी के बाद यहाँ पे औद्योगिकरण और उद्योगों के विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना यहाँ पे उसमें फोकस किया गया। कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो याद रखना आयकर प्रत्यक्ष कर है। बाकी सब जो चीज़ें अब तो आ गई हैं, अब तो GST है। मिलिंग ऑफ डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? रुपया। ठीक है, अवमूल्यन का अर्थ होता है कि सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी लाना होता है। जब मुद्रास्फीति, जब इन्फ्लेशन होता है तो मुद्रा का प्रसार काफ़ी होता है, तो मुद्रा मूल्य में ह्रास हो जाता है। ऐसी अवस्था में जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा होती है उसमें बनाए रखने के लिए मुद्रा मूल्य में कमी लाई जाती है। ठीक है, तो मुद्रा मूल्य में कमी लाने में देखना है तो 1991 में नरसिम्हन राव सरकार ने अवमूल्यन किया था 1991 में। यह चीज़ को आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग साइंस में। फिजिक्स में सवाल पूछा गया कि विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन कार फॉर सीइंग द रियर एंड। सवाल यूपीपीसीएस में पूछा गया। तो RO का 2023-24 वाला पेपर, जो 25 वाला पेपर जो हाल में हुआ है, ये इसमें भी यही चीज़ें एक सवाल पूछी गई थी मिरर पे। तो याद रखना बार बार सवाल आती है वही, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण यूज होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण यहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, याद रखना। अवतल दर्पण जो होता है वो जो गोली प्लेट होता है ना उस पर, मैंने गोल जो प्लेट होता है उस पर उत्तल सतह जो होगा उस पर पॉलिश किया जाएगा, रिफ्लेक्टर तो बनता है ये। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो उसका रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो आपका बनेगा वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। समतल दर्पण आप जानते होंगे, प्लेन मिरर, उसमें कोई कुछ होता नहीं है, सब नॉर्मल होता है। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से। आयन मंडल से जो लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं वो परिवर्तन हो जाती हैं, यानी कि वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, याद रखना कॉस्मिक जो रेज होता है इसका परीक्षण भी यही होता है। आयन मंडल में 3 उपमंडल होते हैं, याद रखना। ट्रोपोस्फियर को परिवर्तन मंडल बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वायुमंडल के निचले भाग में होता है और यहाँ पे सभी मौसमी घटनाएं यहाँ पे होती हैं। कहाँ पे? ट्रोपोस्फियर में। क्षोभ मंडल और समताप मंडल, की जो ट्रोपोस्फियर होता है, ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल में और समताप मंडल के बीच में एक ट्रोपोपॉज सीमा होती है, इसको क्षोभ सीमा भी बोलते हैं। क्षोभ सीमा के ऊपर क्या होता है? समताप मंडल पाया जाता है। ठीक है, याद रखना। अब बात आती है इसमें कि बॉटनी में कि निम्न में से किस पौधों में फूल नहीं होते हैं? तो फूल किस में नहीं होते हैं? तो कटहल में, गूलर में, आर्किड में, या ये फूल नहीं होते। फर्न में जो होते हैं वो फूल होते हैं। फिल्सीनी वर्ग का जो फर्न पौधा होता है वो बीजाणुभेद होता है। यह जड़ स्तंभ, ये इसमें फूल नहीं होता है। ठीक है, किस पौधे में? फर्न में फूल नहीं होता, सॉरी यहाँ पे ध्यान देना, फर्न में फूल नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो इसका स्तंभ होता है वो भूमिगत राइजोम होता है, तिरछा होता है। ठीक है, तो फर्न में किस पौधे में फूल नहीं होता? तो यहाँ पे ध्यान देना, फर्न में जो है वो फूल नहीं होते हैं। ठीक है,
अब बता दी कि हु इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन, पोलियो का वैक्सीन का किसने खोज की थी? जोनास साल्क ने की थी। जोनास साल्क जो थे उसने पेंसिलिन जो इसने पोलियो की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी और एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीका का पता लगाया था। याद रखना इसके क्रोनोलॉजी को भी, ठीक है। अब बात आती है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से लगता है? बहुत आसान सवाल है, विटामिन के से लगता है। प्रोथ्रम्बिन नामक पदार्थ होता है विटामिन के में, ठीक है। जिगर में प्रोथ्रम्बिन नामक जो है पदार्थ होता है, विटामिन के जिगर में होता है, यानी आपका वही जिगर यानी शायद लीवर में भी शायद उसी में जो चोट लगती है रक्त के थक्के लगता है उस पर जमने के लिए जो ये पूरा जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब याद रखना है कि आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। जंतुओं में विटामिन डी 2 रूप में मिलता है, एक कैल्सीफेरॉल और एक होता है आर्गो कैल्सीफेरॉल, ठीक है। जो कैल्सीफेरॉल होता है उसका संश्लेषण जंतु स्वयं अपनी त्वचा में 7D हाइड्रोक्लोरोस्टाल नामक पदार्थ से करता है। यह क्रिया सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रे होती है उसके प्रभाव से होती है। धूप का विटामिन इसी को बोलते हैं। विटामिन ई समूह में 3 विटामिन ज्ञात होते हैं, ठीक है। ये कोशिका जो कला होती है उसको O2 के दुष्प्रभाव से, ऑक्सीजन गैस जो होता है O3 उसको O2 उसके दुष्प्रभाव से बचाते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की पहली खोज की गई थी, ठीक है। अब बात आती है कि याद रखना इसमें सारी चीज़ें कि जो विटामिन सी होता है उसमें मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है। बाकी चीज़ें आपको इसमें कुछ और पढ़ने लायक नहीं। जिसपे विटामिन के बात की गई है, प्रोथ्रम्बिन नामक पदार्थ होता है, उसी के निर्माण में भाग लेता है, ठीक है, जिगर में, और इसी से रक्त का थक्का बनता है। सारी चीज़ें हैं। अब आता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर हेल्दी पर्सन का कितना होता है? 80-120 होता है, ठीक है। और सबसे पहले हेल्स ने घोड़ों में मापा था इसको, और इस फिग्नोमीटर से इसको मापते हैं, ठीक है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? तो जन्म के तुरंत बाद लगना चाहिए। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, इसको याद रखना। इसी तरह से आपको यूपीपीसी 2024 में एक सवाल पूछा गया है बायोलॉजी में, फुल फॉर्म किस चीज़ पे है एक बार आप देख लेना, रिपीटेड सवाल है, लेकिन बीसीजी पे सवाल है। बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? तो कालमेट ने की थी। तो कालमेट इसका नाम है, बीसीजी कालमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म है। ब्राइट्स डिसीज किस अंग को प्रभावित करती है? ब्राइट्स डिसीज, तो ब्राइट्स डिसीज जो होता है वो किडनी को प्रभावित करता है। जो फंक्शनल यूनिट है किडनी की, नेफ्रॉन, उसको प्रभावित करता है। रुधिर जो अपना रक्त है उसमें ब्लड की मात्रा, यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है रुधिर में, ठीक है। ब्लड में जो यूरिया की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। हिस्टीरिया डिसीज किस में पाया जाता है? तो जवान महिलाओं में हिस्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। अब बात आती है इसमें कि जो प्लांट सेल होती हैं एनिमल सेल से कैसे अलग होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें, बहुत इजी सा सवाल है। प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस आपको पता होगा। सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल का डिफरेंस होता है। प्लांट सेल में सेलुलोज की कोशिका भी होती है, जंतु में से कोई नहीं होती है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट और बड़ी बड़ी जो रसधनियाँ होती है जिसमें अब एनिमल सेल्स में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मोस्ट डाइजेशन ऑफ बॉडी जो आकर किस आर्गन में होता है? सबसे अधिक जो डाइजेशन अधिक कहाँ पे होता है? पाचन। तो ध्यान रखना है सबसे अधिक पाचन हमारा था छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होता है, भोजन आमाशय में जाता है, फिर वहाँ से जो है पाचन क्रिया शुरू होती है। तो पाचन क्रिया मुंह से शुरू हो जाती है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? अधिकांश तो छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या होती है 46, ठीक है, याद रखना है 46। अब बात आती है कि निम्न में से कौन से जानवर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता? तो सुअर ऐसा जानवर है जो रेशे वाली जो खाद्य पदार्थ होती है उसको पचा नहीं पाता है, ठीक है। घोड़ा जो होता है गांठ वाली वस्तु को नहीं पचा पाता है, ठीक। जुगाली करने वाले पशु जो होते हैं रेशों का पाचन कर लेते हैं। सुअर जुगाली करता नहीं है, इसलिए रेशों का पाचन नहीं कर पाता है। इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम पे एक सवाल है, इफ़ वाटर पोल्यूशन कंटिन्यू विथ इट स्पीड देन फाइनली, अगर इसी गति से होता रहा तो क्या होगा कि जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। ये सवाल पूछा गया है, तो बहुत इजी सवाल है, बहुत कुछ नहीं है। अब बात आती है कि यूपी के जीके पे एक सवाल है, हैबिटाट ऑफ थारू पीपल, थारू लोगों का निवास कहाँ पे है? तो याद रखना यूपी में थारू जनजाति के लोग यूपी उत्तराखंड में निवास करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो जनजाति है आपातानी मिसमी सिंगोफोस, याद रखना आपातानी मिसमी सिंगोफोस। एमपी में गोंड भील कोल, बिहार में मुंडा संथाल, टोडर तमिलनाडु में, नागा अंगामी नागालैंड में, सेंटलीज जारवा अंडमान निकोबार में ये जनजातियाँ निवास करती हैं। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पे? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में कुछ इंस्टीट्यूट हैं, इसको नोट करो।
लखनऊ में बिरबल साहनी राष्ट्रीय पुनर्वनस्पति संस्थान, भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान, औद्योगिक विश्वविज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान, केंद्रीय चिकित्सकीय सुगंधित वनस्पति संस्थान है। ठीक है। और नई दिल्ली में क्या है, NHI प्राधिकरण है, जल प्रबंधन अभियांत्रिकी प्रयोगशाला है, विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग प्रयोगशाला है, राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र है, मौसम विज्ञान संस्थान है। हैदराबाद में याद रखना आपको, हैदराबाद वाला कि कोशिकी और आणविक केंद्र और राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान केंद्र। शिमला में क्या है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है। अब समसामयिकी 1991 का कोई काम का नहीं है, हमें इसको बिल्कुल इग्नोर कर देना है सारी चीज़ों को। अब आते हैं हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस पे, और याद रखना है USA का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे स्थित है, केप कनेडी में स्थित है। कहाँ पे है, केप कनेडी में स्थित है। ठीक है, कैलिफोर्निया राज्य में। ठीक, बस इसमें बाकी चीज़ें याद रखना कि मंडल आयोग की रिपोर्ट कब की गई थी प्रस्तुत, तो जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में पिछड़ा वर्ग का आयोग नियुक्ति की थी। मंडल आयोग जानते हैं 1980 में इसने सरकार रिपोर्ट को दी थी। ठीक है, OBC के लिए आरक्षण वगैरह तमाम संस्थाओं में आरक्षण की बात यहाँ पे की गई थी। कौन सा इसमें सोशल ऑर्डिनेंस नहीं है, कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है। आप सामाजिक आर्थिक विकास जो सिलेबस है UPPCS प्रीलिम्स में, वहाँ देखना आप 2024 में भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पे सवाल पूछी गई हैं। अब यहाँ पे सोशल ऑर्डिनेंस, सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स को पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो एंटी डाउरी एक्ट, प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट सिविल राइट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंपीरियल ट्रैफिक एक्ट, ये सवाल पूछे गए हैं। प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट है। और इसके बाद जो है यहाँ पे देखो मीसा भारती का नाम सुना होगा आपने, लालू यादव की बेटी है। मीसा जो था वो एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ कानून था, राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, जैसे टोडा पोटा मकोका है, उसे मीसा था। मीसा के विरोध में ही जो है ये पूरा हटाने के लिए मीसा भारती का नाम रखा था, लालू यादव ने रखा था। तो मीसा भारती, वही मीसा एक जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ कानून है। अल्लाह रखा इज ए फेमस प्लेयर ऑफ, किससे संबंधित हैं, तो रखना तबला से, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट जो बहुत अधिक जो बजाने वाले लोग जो है इसको जो तबला वादक हो गए या फिर संगीत शहनाई संबंधित जो लोग हैं उनको आपको याद कर लेना होता है। सवाल UPPCS में ऐसे आते हैं, ईजिली सवाल आते हैं और बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं क्योंकि इग्नोर कर देते हैं सारी चीज़ों को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी चीज़ें पूछी गई हैं उसको आप याद कर लो। अल्लाह रखा खान तबला वादक से हैं। प्रमुख तबला वादक कौन है, शामता प्रसाद, जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान, किशन महाराज, फयाज खान, सुखविंदर सिंह। सारंगी में उस्ताद बिंदु खान, पखावज में गोपाल दास, रहमान खान, छत्रपति सिंह ठाकुर, लक्ष्मण सिंह। सितार वादक में पंडित रविशंकर और विलायत खान को बस याद रखो, बाकी चीज़ें छोड़ देनी है। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे, हैदराबाद में है। हैदराबाद में राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान केंद्र भी और कोशिकीय आणविक जैव विज्ञान केंद्र भी ऊपर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पे रखो। फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी। कहाँ पे मुख्यालय है, इटली के रोम में है। ठीक है। भारत में ज्वारी ऊर्जा की संभावना सबसे अधिक कहाँ पे है, ज्वारी ऊर्जा मतलब जो टाइडल एनर्जी है, तो भावनगर गुजरात में है, बाकी जगह पे नहीं है। ठीक है, याद रखना खंबाती खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, सुंदरबन में सबसे अधिक जहाँ पे टाइडल एनर्जी की जहाँ पे संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात आती है हम लोग कि इसमें कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो प्रथम महिला आशापूर्ण देवी हैं। ठीक है, 1976 में कृति थी उनकी प्रथम प्रतिश्रुति, उनके लिए मिला था। और 2024 में किसको मिला है, जो करंट अफेयर में है, विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद कर लेना है जो हाल फिलहाल के करंट अफेयर जो पूछे जाएंगे सवाल, इसमें भी इसको अपडेट कर लेना है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है, तो बड़ौदा में है रेलवे स्टाफ कॉलेज। हैदराबाद में कोशिकीय आणविक जैव विज्ञान केंद्र भी ऊपर आपने पढ़ा। चेन्नई मद्रास में हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर लिमिटेड है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, चेन्नई में है। आगे सवाल इस पर आएगा। हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज स्टाफ कॉलेज है और नेशनल पुलिस एकेडमी है जहाँ पे IPS ट्रेनिंग लेते हैं। द फर्स्ट इंडियन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज अब्रॉड, विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, तो ब्रिटेन में हुआ था 1982 में। इस तरह से फ्रेंड्स 1991 का UPPCS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन हमने सारा डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है इस वीडियो को देखोगे आप तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ों को देख करके ही आप समझ लोगे और आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आगे ये सीरीज चलती रहेगी, 2024 तक हम लोग आएंगे। ठीक है, 1991 से हमने शुरुआत की है और लगभग
37 सालों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ 37 दिनों में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका टेंशन खत्म हो गया है। अब इसी तरह से ये चीज़ें कंटिन्यू चलेंगी। आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियोज़ को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।